नमस्कार साथियों, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं IITian अकेडमी सीकर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी प्यारे दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है वर्णमाला को लेकर के। वर्णमाला में जो हमारा पोर्शन बच गया था उस पोर्शन की आज हम बात करेंगे। वर्णमाला के पहले हमने 2 लेक्चर लिए हैं और दोनों लेक्चर आपको देख लेने चाहिए यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो। चलिए, ताकि ये लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो वर्णमाला की चर्चा करते हैं। वर्णमाला में कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। वर्णमाला की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। वर्णमाला में हमने अध्ययन कर लिया है स्वर कितने होते हैं, स्वरों की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। इन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली है। तो अब हम उससे आगे की बात करेंगे। चलिए, जो वर्णमाला है, वर्णमाला में सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं स्वरों की प्यारे दोस्तों, तो यहां पर यदि स्वर लिखा जाए तो स्वर के लिए आपको ये बताना होगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है, ये तो आपको पता है। और फिर यहां पर यदि मैं लिख दूं व्यंजन, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? व्यंजन होते हैं 33 हिंदी में, ठीक है। 33 व्यंजन और 11 स्वर मिलकर के टोटल अगर वर्णों की बात की जाए तो 44। ये मैं एक बार रैंडमली आपके सामने रिपीट कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, तो ध्यान देते रहें बातों पर। चलिए, स्वर और व्यंजन की बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे जो विशिष्ट व्यंजन जो होते हैं उनकी बात कर रहे थे, जो अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं और वहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस बात को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं व्यंजनों की तरफ। तो व्यंजनों में अगर मैं बात करूं 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं और फिर उनकी चर्चा करें, तो देखना है यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। फिर है च, छ, ज, झ, य, त। यहां पर देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट, ठ, ड, ड को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ड और ढ, ठीक है। फिर है ड, ढ और न, ठीक है। यहां पर देखिए, फिर है आपका त, थ, द, ध और न। फिर है प, फ, ब, भ और म, ठीक है। चलिए, आगे है य, र, ल, व, श, श, षटकोण वाला, फिर सांप वाला और है। तो अब देखो दोस्तों, यहां पर 33 के 33 व्यंजन मैंने लिख दिए हैं आपके सामने। अब यहां से लेकर के यानी क से लेकर के और यहां तक के जो व्यंजन हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, जरा देख लेना। मैं तक ये जाने जाते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन यहां पर याद रखिएगा, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं ये। तो आपके सामने प्रश्न बन सकता है कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है, या निम्न में से स्पर्शी व्यंजन कौन सा है। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? 25, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने अगला प्रश्न ये रहेगा कि संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, या निम्न में से संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है। चलिए, प्रश्न बना करके यहां पर आपसे के सामने मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका, समझिएगा।
निम्न में से संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, ये आपका प्रश्न है। और 4 ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन में है आपके सामने च, ब ऑप्शन में है आपके सामने स, और स ऑप्शन में है आपके सामने ब, और द ऑप्शन में है आपके सामने न। तो अब इसमें से आपके सामने ये पूछा गया है कि निम्न में से संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, तो आपका उत्तर सही क्या होगा प्यारे दोस्तों? ए। ये संघर्ष स्पर्शी है। स्पर्शी तो है ही, स्पर्शी होने के साथ साथ में ये संघर्षी भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये संघर्ष स्पर्शी क्या होते हैं? स्पर्शी का मतलब होता है कि इनके उच्चारण में आपकी जिह्वा किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए तो इनको स्पर्शी कहा जाता है। और च वर्ग को बोलते समय या च वर्ग का उच्चारण करते समय आपको संघर्ष करना पड़ता है, यानी आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा झंकृत होती हैं, इसलिए इनको संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और संघर्ष स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है माय डियर? ये देखो, ये पूरा का पूरा जो च वर्ग है प्यारे दोस्त, च वर्ग संघर्ष स्पर्शी होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्त? 5 होती है। च वर्ग इस संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होते हैं, या संघर्ष स्पर्शी होता है पूरा का पूरा च, छ, ज, झ, य, ये सब के सब संघर्ष स्पर्शी, और इनकी संख्या भी आपको पता लग चुकी है कितनी होती है? 5 होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर हम बात कर लेते हैं, अगले स्लाइड की तरफ रुख करते हैं। अब यहां पर यदि मैं बात करूं वर्णमाला में अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ण हैं या ये जो व्यंजन है ये क्या कहलाते हैं? य, र, ल और व। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है? जरा देख लीजिएगा, य, र, ल, व, ये 4 जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और आपके सामने ये प्रश्न भी आ सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आपका उत्तर क्या होगा? 4 होगा। अब अंतस्थ व्यंजन ये क्यों है, तो इसके नीचे इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं आप कि इनके उच्चारण में किस किस के उच्चारण में? य, र, ल, व के उच्चारण में, इनके उच्चारण में वायु प्राण या वायु बाहर निकलने के बजाय अंदर जाती है, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाएगी। देखिए, यह बोलेंगे, र बोलेंगे, ल बोलेंगे, व बोलेंगे, तो हमारी जो वायु है, मुख्य विवर जो है वो हवा बाहर निकालेगा, अंदर नहीं लेगा, बाहर निकालेगा इनके उच्चारण में। तो हमें खाना खाते समय कभी भी, जब हम भोजन कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें कभी भी अंतस्थ व्यंजनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसके पीछे एक लॉजिक है बहुत बढ़िया सा, जरा समझने का प्रयास करें। खाना खाते वक्त यदि आप य, र, ल, व इन व्यंजनों में से किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप खाने के जो श्वास नलिका होती है, श्वास नलिका में भोजन के कण प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बाद में जाकर के कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मौन भोजी होना चाहिए इंसान को, यानी कि मतलब मौन रह करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण यदि आप करते हैं खाना खाते समय, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बीमारियों में धकेल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का भी, ये बहुत बेसिक बात भी है और काम की बात भी है। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मैंने बता दी है आपको। चलिए इससे संबंधित एक और खास बात बता देता हूं कि इस जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों में दो व्यंजन बड़े काम के हैं, य और व। ये दोनों व्यंजन क्यों काम के हैं इसकी मैं बात कर लेता हूं आपके साथ में कि ये क्यों काम के हैं। य और व जो है ये हिंदी में अर्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये अर्ध स्वर क्यों कहलाते हैं जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। ये और व ये अर्ध स्वर है और ये भी अर्ध स्वर है। ध्यान रखना, आप यण संधि को स्वर संधि कहते हैं तो य र ल वही बनते हैं उसमें, या य र वही बनते हैं उसमें, लेकिन यहां पर भी इस बात का ख्याल रखिएगा आप कि य और व अर्ध स्वर होते हैं। और इनको अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं कि जब ये किसी अर्धाक्षर के पहले, अर्धाक्षर के बाद में आते हैं तो उस शब्द के उच्चारण में हमें स्वर के उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती। इस बात को नहीं भी समझे हैं तो मैं उदाहरण देकर के समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, तो इसका उच्चारण क्या करते हैं हम, स्कूल, ई स्कूल है ना, स्कूल, ई मतलब स्वर बोलना पड़ रहा है हमें पहले। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका क्या लें यहाँ पे ले लेते हैं स्मारक ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर स्मारक है, ठीक है। तो हमें इससे पहले से के बाद में अगर कोई इनमें से आ जाता ना, ये और वह में से, तो हमें इस से पहले ई के उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती। मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर अगर ये व मैं में से कोई सा एक होता तो फिर यहाँ पर हमें पहले स्वर के उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती। देख लीजिए, इसको तो बोलना पड़ता है स्कूल, इसको बोलना पड़ता है स्मारक, लेकिन यहाँ पर देखो, बोलो ईसाई बोलोगे कि शाही बोलोगे, ये बताओ बेटा, ईसाई बोलोगे कि शाही बोलोगे? इसका उच्चारण क्या करोगे आप? ईसाई नहीं यार, ईसाई कैसे कर दोगे? इसका उच्चारण तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसका उच्चारण करना पड़ेगा शाही, शाही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसके सामने ये है, ये देखो ये रखा हुआ आपका, और ये होने के कारण ही ये दिया हुआ है, ये अर्ध स्वर है, और अर्ध स्वर आ जाने के कारण इसके स के पहले स्वर के उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ये अर्ध स्वर है बेटा। चलिए एक और दिखा देता हूं। यहां पर देखो, ये स्वर बोलते हैं हम, जबकि हमें ईश्वर बोलना चाहिए था। स्मारक की, इसको स्मारक बोल रहे हैं तो इसको ईश्वर बोलना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने कौन है बेटा? सामने वह है, और वह क्या होता है? अर्धस्वर होता है। वह क्या होता है? अर्धस्वर होता है। क्लियर हो गई होगी ये बात? बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, बहुत काम की बात है, बहुत काम आने वाली चीज है ये। तो हिंदी में दो अर्धस्वर होते हैं। हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन से? यह और वह। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं हम। यहां पर अगर हमें पूछा जाए, ये हमारा टॉपिक का नाम तो हमेशा ही अपन को याद रखना है, और हमें यदि पूछा जाए यहाँ पर एक नए क्वेश्चन की ओर रुख कर लेते हैं कि इसमें से जो है क्या है, तो इसको बोला जाता है जी, इसको बोला जाता है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण। इसको ब्रह्माक्षर भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है? ब्रह्माक्षर, ब्रह्माक्षर भी कहा जाता है। देखिएगा, है जो है के उच्चारण में आपका काकल्य, काकल्य का मतलब होता है आपका काकलिया, और काकलिया वैसे तो ये आपको बता दूं मैं कि ये कंठे है, लेकिन कंठे होने के साथ साथ में इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है और ब्रह्माक्षर कहा जाता है। ब्रह्माक्षर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसका उच्चारण करते समय आपकी नाभि झंझना उठती है। नाभि झंझना उठेगी। आप इसका उच्चारण करके देखें बिना अपने पेट को हिलाए। क्या आप है का उच्चारण कर सकते हैं? है करके देख लीजिए आप, प्रैक्टिकली आपको लग जाएगा कि है का उच्चारण बिना नाभि पर जोर पड़े हम है का उच्चारण नहीं कर सकते।
ठीक है, तो इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं काकल्य वर्ण बोलते हैं या ब्रह्माक्षर बोलते हैं। जिस प्रकार से नाभि मतलब छठी इंद्री है, ये सिक्स सेंस भी कह सकते हैं आप, है ना। तो ये जो है ये आपका ब्रह्माक्षर कहलाता है को क्या कहते हैं, ब्रह्माक्षर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं प्यारे दोस्त लय की, किसकी, लय की, तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। लय अंतस्थ होने के साथ साथ, अंतस्थ होने के साथ साथ ये दंते भी है, दंते भी है, याद रखिएगा। और यदि मैं बात कर लूं वै की, वै की, तो ये ओष्ठे में गिना जाता है, ओष्ठे में गिना जाता है, लेकिन ओष्ठे होने के साथ साथ ये दंतोष्ठे है। एक ही वर्ण ऐसा है व्यंजनों में, एक ही वर्ण ऐसा है व्यंजनों में जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, और उसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों, वह। क्लियर है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर, सॉरी संयुक्त व्यंजन। चलिए यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके यहां पर लिखना प्रारंभ करेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। चलिए देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। तो एक तो आता क्ष, ये संयुक्त है। एक आता त्र, देखिए त और ये र है, त्र। एक आता है ज, ये ज है। एक आता है श्रय, ये श्रय है। एक आजकल प्रयोग में लिया जा रहा है ध। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं आप, या संयुक्ताक्षर कह सकते हैं इनको, है ना। इसके आगे आप क्या भी कह सकते हैं, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर हैं ये प्यारे दोस्तों, ये संयुक्ताक्षर है। देखिएगा ये क्ष किस किस से मिलकर बना है, क, अर्धाक्षर क, अर्धाक्षर स, और यदि मैं इसमें से स्वर निकाल दूं तो आगे ए भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने डिफाइन करके बताया है आपको। बाकी आप कह सकते हैं कि क और स से मिलकर के क्ष बना होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल करूंगा, आपको समझाऊंगा। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, इसमें एक तो त है और एक आपका र है, इसके बारे में आप जानते होंगे। चलिए इसके बारे में आप जानते होंगे। इसके बारे में बच्चे क्या करते हैं, ग और य कर देते हैं, जबकि बच्चा ये नहीं होता है, ये होता है ज, ज हलंत होता है और ज के बाद में य होता है इसमें। ठीक है, चलिए, और ये है श्रय, तो श्रय में स आधा होता है, ये वाला आधा है, और आधा होने के बाद में र पूरा है। ठीक है, और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक तो द है प्यारे दोस्त, और द होने के बाद में द आधा है और ये पूरा है। ये बहुत काम की बात है, अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो दोबारा समझने का प्रयास करें। देखो मैं समझा देता हूँ। क्षय जो होता है वो क और क्षय से मिलकर बना होता है, षटकोण वाले मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। त और र, इसमें त्रय में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको बेटा आप ग और य नहीं समझ लें, आप ये नहीं समझ लें कि ग और य से मिलकर बना होता है, ये ग नहीं होता है बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये होता है जे, ये क्या होता है, ज और य से मिलकर बना है, इसलिए इसको गे न बोल करके हम क्या बोलेंगे, जय बोलेंगे। जय, जय या क्या उच्चारित करेंगे इसका, क्या उच्चारण करेंगे इसका, जय करेंगे।
तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं इस शब्द को क्या बोलते हैं बच्चे, बच्चे क्या, मैं भी यही बोलता हूं लगभग, क्योंकि ये चलन में आ गया है। इसको बोलते हैं हम ज्ञान, जबकि ये ज्ञान नहीं होता। ज्ञान शुद्ध उच्चारण नहीं है इसका, ज्ञान शुद्ध उच्चारण है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा बच्चों, ज्ञान इसका शुद्ध उच्चारण है। क्लियर है, ये बहुत काम की बात है आपके लिए, समझने का प्रयास भी करें आप, और यदि बहुत ही गहनता से आप पढ़ रहे हैं तो ये बात आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है ना। तो ये ज्ञान ना होकर के ज्ञान है, ये ज्ञानी ना होकर के ज्ञानी होता है माय डियर। तो यहां पर याद रखिएगा, ग और ये वाला मामला बिल्कुल गलत है, जय और ये मिलकर के बना होता है जय। ठीक है, श्रेय। इसमें ये श्री वाला, जो श्री लगाते हैं हम कई बार लगाते हैं कि श्रीमान, श्रीमान है ना, श्रीमान लगाते हैं। तो यहां पर जो श्री है वो इसमें कौन कौन सा स मिला होता है, एक तो ये वाला स, देखो इसको आधा लिख देते हैं, मैं एक बार लिख करके बता देता हूं आपको। ये देखिएगा, ये यहां पर मैं लिख करके बता देता हूं, देखिएगा ये स है, ये लो ऐसे लिख दिया स को, फिर ये स आधा ही लिखा अभी इसके नीचे र और लगा दो तो श्रेय पूरा हो गया। ठीक है, तो स तो आधा है और र और लगा दिया तो श्रेय पूरा हो गया, इसलिए ऐसा स बना है, ये श्रेय ऐसा बना है। ठीक है, तो इसमें भी स और र मिला होता है, इसलिए ये श्रेय बना है। अब यहां पर देखिए बहुत ही आसान सी बात है, द, ये द है और द में यदि य जोड़ दो तो बन जाता ध्य। क्या बन जाता है, ध्य। जैसे हम विद्यालय लिखते हैं तो देखो, एक तो विद्यालय ऐसे लिखा जाता है माय डियर, विद्यालय ये भी सही है, ये विद्यालय ये शब्द सही है, और विद्यालय, विद्यालय ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है विद्यालय, और ऊपर वाला भी गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। ध्यान रखिएगा विद्यालय दोनों ही सही है। तो द और ये से मिलकर बना है ध्य। ये अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। ये दोनों शब्द जो हैं वो बहुत काम के हैं। तो यहां पर ध्य जो है ये भी एक संयुक्ताक्षर कहला सकता है, आप संयुक्ताक्षर कह सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर हम चर्चा कर लेते हैं माय डियर कि इनका जो वायु प्राण के आधार पर इनका उच्चारण देख लेते हैं कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। ठीक है, तो प्राण के आधार पर स्वरों का और प्राण के आधार पर व्यंजनों का जो है वो हम डिवाइडेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण देख लेते हैं। प्राण के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, किसके आधार पर प्यारे दोस्तों, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, आधार पर उच्चारण, उच्चारण। चलिए प्राण वायु के आधार पर उच्चारण देख लेते हैं। प्राण वायु के आधार पर यानी एक तो होता है प्यारे दोस्तों अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। और इन दोनों का अर्थ आप समझ गए होंगे। अल्प प्राण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कम काम में आती है या वायु कम बाहर निकलती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु प्राण वायु कम बाहर आती है या कम बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु प्राण बहुत अधिक बाहर निकलती है उनको महाप्राण, और कम बाहर निकलती है उनको अल्प प्राण कहा जाता है। अब जो व्यंजनों में और स्वरों में अल्प प्राण और महाप्राण की बात आती है तो यहां पर याद रखना सभी स्वर क्या होते हैं प्यारे दोस्त, अल्प प्राण होते हैं। ये बहुत काम की बात है। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यहां पे सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से अल्प प्राण को पहचानिए। निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, कौन सा है? बहुत ही आसान है। ये तो आपके सामने क्वेश्चन हो गया और इसके 4 ऑप्शन में आपके सामने रख दे रहा हूं भाई, और इसका उत्तर देने का प्रयास करना। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है आपके सामने ब, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ब ऑप्शन अगर मैं आपके सामने दे दूं तो
थ। और यदि मैं आपके सामने दे दूं स ऑप्शन दे दूं, यदि आपके सामने आ, और यहां पर मैं यदि ऑप्शन दे दूं द, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब बच्चा क्या कर लेगा, बच्चा नहीं समझ पाएगा कि अल्प प्राण महाप्राण कौन सा है। आंख बंद करके कर देना, जब आ गया आपके सामने स्वर आ गया ना, तो आंख बंद करके कर देना कि सारे के सारे सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्लियर है? तो एक तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये सभी स्वरों को एक साथ निपटा दिया हमने। सभी स्वर क्या होते हैं माय डियर, अल्प प्राण होते हैं। और इसके साथ में एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपको दे रहा हूं, 1 3 और 5, 135 याद रख सकते हैं आप। 1 3 5, 1 3 5 का मतलब मेरा ये है। चलो मैं मिटा करके इसे दिखा देता हूं आपको, देखिएगा। 1 3 5 से मेरा आशय ये है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, वो होता है अल्प प्राण। वो क्या होता है जी, अल्प प्राण होता है। ठीक है, देखिएगा मैं बता देता हूं आपको। किसी भी यहां पर लिख रहा हूं, किसी वर्ग का प्रथम, तृतीय व पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है, बहुत बड़ी ऐसी बात है ये, आप समझ लीजिएगा कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण। ये मैं आपके सामने दे रहा हूं, देखो। जैसे मैंने पहला ही वर्ग लिख दिया है, क वर्ग लिख रहा हूं मैं यहां पर, क वर्ग। और क वर्ग में यदि मैं बात करूं अल्प प्राण की, तो समझ जाएंगे, बाकी के सबको आप अपने आप ही निकाल लेंगे। मैं यहां पर क लिख देता हूं, ख लिख देता हूं, ग लिख देता हूं, घ लिख देता हूं और ग लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, अल्प प्राण है। ये क्या है, अल्प प्राण नहीं है। ये क्या है, अल्प प्राण है। और ये क्या है, अल्प प्राण है। तो ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया और ये पांचवा हो गया। ये तो है अल्प प्राण। और जो बच गए हैं वो क्या है प्यारे दोस्तों, वो महाप्राण है। ठीक है, वो क्या है, महाप्राण है। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा तो क्या है, अल्प प्राण है, और बाकी सभी महाप्राण हैं। अब अल्प प्राण में और क्या शामिल होता है, अल्प प्राण में सभी 11 स्वर शामिल हैं। मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं। चलिए, ये बात तो समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या क्या चीजें शामिल हैं, सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 स्वर प्लस पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसके साथ में क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब मेरा ये है प्यारे दोस्त, अंतस्थ का मतलब ये है य, र, ल और व, ये सब के सब क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, अब महाप्राण की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर अल्प प्राण आपको समझ में आ गया तो महाप्राण तो आना ही आना है। महाप्राण सभी स्वरों का तो मामला निपट ही चुका ऊपर। अब नीचे महाप्राण की बात कर लेते हैं। तो वर्ग का तीसरा नहीं, वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, और इसके साथ में से और से, ये सब के सब से क्या होंगे, ये और साथ में है, ये महाप्राण होंगे। सब के सब क्या होंगे भैया, महाप्राण होंगे। चलिए, यहां तक का मामला भी सलट गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं घोष और अघोष की। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, घोष और अघोष।
घोष और अघोष क्या होते हैं? स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्णों का उच्चारण। यहां पर लिख देते हैं स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका के आधार पर उच्चारण। अब किसका उच्चारण, ये तो आप समझ गए होंगे, सभी व्यंजनों का या सभी स्वरों का उच्चारण। तो देखना यहां इसके आधार पर भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो होता है घोष, घोष को आप सघोष भी कह सकते हैं, सघोष, और दूसरा होता है प्यारे दोस्त अघोष, अघोष। तो जो घोष होते हैं वो तो वर्ग का पहला और दूसरा होते हैं, वर्ग का पहला दूसरा, इसके साथ साथ य र ल व, इसके साथ साथ क्या होगा? य र ल और व, ये क्या है? ये घोष है और इसके साथ में है भी है, ठीक है, ये घोष है। और यहां पर अघोष की बात करें तो अघोष में आप क्या क्या देखेंगे? अघोष में आप देखेंगे कि आपका तीसरा, चौथा, चौथा व पांचवा वर्ण प्लस य र ल और व, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं भैया आपके अघोष। क्लियर है? सघोष और अघोष समझ में आ गए होंगे आपको। वर्ग का पहला दूसरा तो सघोष होता है, वर्ग का पहला दूसरा सघोष, उसके साथ में य र ल व, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और यहां पर निपटारा एक साथ कर देता हूं, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं माय डियर? सघोष होते हैं। तो वर्णों में या वर्णमाला में यहां तक की जानकारी आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही सफिशिएंट है। और भी बहुत सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। जैसे जैसे आपके सामने कोई प्रश्न आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और नीचे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जिह्वे के आधार पर उच्चारण स्थान, जिह्वे के आधार पर उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर ये जानकारी और ऐड कर देते हैं अपन, जिह्वा के आधार पर उच्चारण, उच्चारण जिह्वा के आधार पर। जिह्वा को 3 भागों में बांट लिया है। जिह्वा को कितने भागों में बांट लिया है दोस्त? 3 भागों में बांट लिया है। और वो जिह्वा को 3 भागों में कौन कौन सा बांट लिया देखना, एक तो अग्र, एक मध्य और एक पश्य। देखो बिना समय जाया किए मैं फटाफट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं और इनको जल्दी जल्दी समझना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिह्वा को हमने 3 भागों में बांट लिया। देखो जिह्वा का जो अग्र भाग है वहां से कौन कौन से स्वर उच्चारित किए जाते हैं, मध्य भाग से कौन सा स्वर उच्चारित किया जाता है और पश्य भाग से कौन सा स्वर उच्चारित किया जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो अग्र भाग से है वो आपका ई और ए आई, ये तो किए जाते हैं अग्र भाग से। मध्य भाग से केवल एक ही स्वर उच्चारित किया जाता है, उसका नाम है आ, ए। और यहां पर है आ, फिर है उ, ओ और औ। ये सब के सब कहां से उच्चारित किए जाते हैं माय डियर? ये सब के सब उच्चारित किए जाते हैं पश्य भाग से, जिह्वा के पश्य भाग से। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से समझ गए हैं ना आप? बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट बात पर लोड चलते हैं। तो यहां तक की बात तो आप सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब स्वर में हम एक तो इसको जान रहे थे और एक इसको जान रहे थे कि ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों अयोगवाह होते हैं। पिछली क्लास में मैं इनके बारे में बता चुका हूं। अंग और अह, इनको अयोगवाह कहते हैं और हिंदी में इनका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? इसका तो करते हैं अनुस्वार के रूप में। किसके रूप में करते हैं माय डियर? अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार। और इसका प्रयोग करते हैं
इसका प्रयोग करते हैं विसर्ग के रूप में। विसर्ग के रूप में अनुस्वार का उच्चारण नाक से और मुख से दोनों से होता है और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ये कंठ से बोला जाता है। ये कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और ये बोला जाता है जब वायु मुख व नासिका दोनों से बाहर निकले तो वहां पर अनुस्वार लगता है। तो वहां पर क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। चंद्र बिंदी, हल प्रश्न, हल चिन्ह, इन सभी प्रश्नों की और हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आई होगी। ये क्लास आपको कैसी लगी है ये आप मुझे लिख करके जरूर बताएंगे। आज की क्लास से आपने कितना सीखा है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को बहुत ध्यान से देखें। एक बार में समझ में नहीं आती है तो एक बार इसे वापस रिपीट करके देखें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आपके दोस्त यादराम को दीजिए इजाज़त। तो जुड़े रहिए कोचिंग क्लासेस से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।